नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए अंक के साथ। जी हाँ, आज हमारी जो बातचीत होने वाली है वो होने वाली है पानी पर। कहते हैं ना, बिना पानी के सब कुछ सूना होता है और पानी ना हो तो सब कुछ बेकार भी होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पानी हमारे जीवन में, इसलिए तो जल ही जीवन कहा जाता है। तो इसी विषय पर हमने अपना आज का ये कार्यक्रम केंद्रित किया है। विषय है हमारा रबी फसलों में सिंचाई विधियां और जल प्रबंधन क्या है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सतीश शर्मा को। कृषि अभियांत्रिकी विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बड़ा नमस्कार सर, सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पानी का सही प्रबंधन ना हो तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो फसलों में सिंचाई क्यों आवश्यक है? फसलों में सिंचाई प्रमुख रूप से इसलिए जरूरी है ताकि पानी की कमी में कृत्रिम रूप से हम पौधों की आपूर्ति कर सकें, ताकि जल उत्पादकता, फसल उत्पादकता अच्छी प्राप्त हो। और क्या होता है कि कभी कभी शीतकाल में पाला गिरने की या तुषार गिरने की आशंका रहती है, तो थोड़ी सी हल्की सिंचाई कर देते हैं तो उससे पाला और तुषार निष्प्रभावी हो जाता है। और इसके साथ साथ हम लोगों को याद है कि खरीफ काल में सोयाबीन की जो फसल है तो कब ड्राई स्पेल पड़ता है, 20 से 25 दिन तक कोई बारिश ही नहीं होती है। तो उस समय ड्राई स्पेल के समय में अचानक अवर्षा की स्थिति में ये सिंचाई रामबाण का कार्य करती है, और तब जो है जीवन रक्षा सिंचाई इसे हम बोलते हैं, लाइफ सेविंग इरिगेशन। इसलिए सिंचाई का विपुल उत्पादन के साथ में चोली दामन का साथ है। बिल्कुल, तो सिंचाई हमारे लिए आवश्यक है, फसलों के लिए आवश्यक है। एक सही समय हर चीज के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई का सही समय क्या होना चाहिए फसलों के लिए? देखिए, विपुल फसल उत्पादन में 4 से 5 जो आदान है, जो इनपुट है, उनमें जल एक इनपुट है, उसका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल बिना खेती नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए पर्याप्त पूर्ति और वितरण इसका बहुत ही आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। इसलिए हम सिंचाई करते हैं। मिट्टी के गुणों और फसल की प्रजाति और फसल की विभिन्न जो स्टेज हैं, जैसे क्रांतिक अवस्थाएं, उन पर सिंचाई का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस प्रकार से जो हम जो सिंचाई जो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी को फील्ड कैपेसिटी तक गीला रखना बहुत आवश्यक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमारी मिट्टी रेतीली या दोमट है तो 0.5 से और 1 एकड़ इंच का जो पानी जो रहता है वो जो है उसको पर्याप्त रखता है, और 3 एकड़ इंच का आयतन के पानी की जरूरत जो है 1 फीट की गहराई तक मिट्टी को गीला रखती है। अतः जहां तक सिंचाई करने के जो समय की बात है, उसमें क्या फसल की जो बढ़वार और फसल का जो उसका फ्रूटिंग टाइम है, कब वो फलित हो रही है, उस समय बहुत डिपेंड करता है। और 2/3 पानी अपनी बढ़वार के टाइम पे फसल जो है मिट्टी से प्राप्त कर लेती है। इसलिए समय पर पानी देना बहुत जरूरी है। और जब आधा पानी थंब रूल के टॉपिक पे एक अंदाज से ये कह सकते हैं कि जब हमारी फसल मिट्टी में से आधे से अधिक पानी जब दोहन कर लेती है, उस समय हमें सिंचाई दे देना चाहिए। और इसकी जो पहचान है वो पहचान करने के लिए मिट्टी का हमारे किसान सूचक प्लॉट बनाते हैं, इंडिकेटर प्लॉट जिसे अपन जो कहते हैं। और इंडिकेटर प्लॉट में जैसे ही फसल मुरझाने लगती है, पीली पड़ने लगती है, उस वक्त पे सिंचाई हमें देना जरूरी है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गेहूं या सोयाबीन या चना जो भी फसल हम ले रहे हैं तो उसमें जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, उन क्रांतिक अवस्थाओं पे सिंचाई करना बहुत जरूरी है। आपने बात की है क्रांतिक अवस्थाओं की, और रबी फसलों में जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो किस समय में कैसी सिंचाई करना चाहिए? जैसे गेहूं का उदाहरण हम लें, गेहूं रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है। गेहूं में प्रमुख तौर पर जो क्रांतिक अवस्था जो आती है वो क्राउन रूट इनिशिएशन या जड़ मुकुट अवस्था कहते हैं। ये जो है डेट ऑफ सोइंग से बोनी के 20 से 25 दिन के बीच में ये अवस्था आती है। इस समय पानी देना बहुत जरूरी होता है। इसके 20 से 25 दिन। उसके बाद 40 से 45 दिन के बीच में आती है क्रांतिक अवस्थाएं। इसे कहते हैं कल्ले फूटते समय, टिलरिंग स्टेज। और तीसरी अवस्था आती है जब दानों में दूध भरता है, अच्छा, मिल्किंग स्टेज। तो 3 स्टेज पे यदि गेहूं में हम 3 पानी मिनिमम दे दें तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। और यदि 5 पानी है, जैसा कहते हैं कि 45 सेंटीमीटर की जो है
फसल के जीवन काल में गेहूं को आवश्यकता रहती है 5 पानी अगर किसी किसान के पास हैं तो अपने जल स्रोत की सहायता से वो पानी दे सकते हैं। जहां तक अपन चना, मसूर या मूंग या उड़द की बात करें तो उसमें फूल आते समय पानी देना चाहिए, और दूसरा पानी अगर है तो वैसे जरूरत नहीं है, पर गेंठी भरते समय पानी दे देना चाहिए। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि चने में या मसूर में फूल जब आ रहा है या तो फूल आने से पहले पानी दे और या फूल आने के बाद पानी देना तो चाहिए। हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि चने में हमें किस समय पर पानी देना है। हम आगे भी जल प्रबंधन की बात करेंगे, फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है। कृषि दर्शन के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में सिंचाई विधियां और जल प्रबंधन की। हमारे साथ है डॉक्टर सतीश शर्मा जी। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे चने में फूल की अवस्था की बात कर रहे थे कि पहले देना है या बाद में देना है, उसी वक्त में हमें नहीं देना है। बात चने की भी हो गई है, गेहूं की हो गई है। अगर दलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो दलहनी फसलों में किस तरह से सिंचाई अलग होती है अनाज की? ये आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। दलहनी फसल की जहां तक बात है तो एक तो हम वैसे सीड रेट कम रखते हैं और दूरी पर थोड़ी क्या बुआई करते हैं, यानी घना नहीं बोना है। तो और उसमें क्या होता है कि चने के लिए डेलेदार जो मिट्टी है वो उसका जो भौतिक अवस्था है वो बहुत अच्छी जो मानी जाती है। चना हमारे प्रदेश की मुख्यतः दलहनी फसल है और इसकी जो वैरायटी है JG 130, JG 16, JG 14, JG 63, JG 61, ये उकटा रोधी वैरायटियां हैं। तो ये जो है उन्नत क्या नाम है अच्छा उत्पादन देती है। इनको केवल एक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है जो कि चने में फूल आने से पहले और या गेंठी भरते समय दे देना चाहिए और अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक ठीक, आपने चने के भी बारे में बता दी, दलहनी और फसलों के बारे में बताया। अगर हमारे जो किसान भाई नहर तालाब के जो कमांड क्षेत्र में हैं, वहाँ काम अपना एक फसल ले रहे हैं, वहाँ पर किस तरह से सिंचाई करें ताकि ईंधन की भी बचत हो और जल प्रबंधन भी बने? हमारे किसान भाई जानते हैं कि कमांड क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जिनको किसी जल स्रोत या नदी, नहर या डैम वगैरह से जहाँ से उस एरिया का सिंचाई दी जाती है। यानी संपूर्ण एरिया, संपूर्ण रकबा जिस स्रोत से सिंचित होता है उसे हम जो कमांड क्षेत्र कहते हैं। तो इनके लिए सिंचाई 2-3 तरह की विधियां हैं, उनको निश्चित तौर पे अपनाना लाभप्रद रहता है। सतह सिंचाई है, भूमिगत सिंचाई है और या दबाव आधारित माइक्रो इरिगेशन पानी की बचत की बहुत अच्छी अच्छी विधियां हैं। सतही सिंचाई में गुरुत्वी पद्धति से, जैसे अगर खेत जो है ऊंचाई पर है और तो लिफ्ट इरिगेशन करना पड़ेगा। अगर जल का स्रोत नीचे है, खेत ऊंचाई पर है तो लिफ्ट इरिगेशन होगा, और खेत यदि नीचाई पर है तो निश्चित तौर पे गुरुत्वीय विधि से सिंचाई बड़ी आसानी से हो जाती है। हाँ, ये जरूर है हमारे किसान भाई दक्ष तरीके से उचित एवं उपयुक्त सिंचाई की विधि अपनाएं और अगर खेत को समतल करा लें तो मैं उनको ये जो है कहूंगा कि उनको 9 से 10% सिंचाई की दक्षता वैसे ही बढ़ जाती है। इसलिए आजकल एक बहुत अच्छा यंत्र आता है लेजर लैंड लेवलर। लेजर लैंड लेवलर के द्वारा, या जिन किसान भाइयों के पास नहीं है तो पटेला से या स्क्रैपर चलवा कर और अपने खेत की बंडिंग करा के और थोड़ा सा लेवलिंग करा दें और सिंचाई के लिए
बराह पट्टी विधि बहुत ही इफेक्टिव विधि है और परत के रूप में पानी चलता है और उसका जो प्रस्राव है उसके ऊपर कंट्रोल रहता है। हाँ, पानी की मात्रा, जो पानी का फ्लो ज्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा इरोजन होगा। जी बिल्कुल, पानी का फ्लो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम ईंधन की बात करते हैं डॉक्टर साहब, ईंधन की बचत भी उतनी ही ज़रूरी है, तो किस तरह हमारे किसान भाई प्रबंधन करें कि ईंधन की भी बचत हो, चाहे फिर वो बिजली की हो चाहे फिर वो डीजल की हो? ईंधन या डीजल की बचत के लिए हमारे किसान भाई निश्चित तौर पर मौसम के ऊपर आश्रित रहते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में और देश का जो रकबा है 64 से 65% बरानी खेती के अंतर्गत आता है। लेकिन हाँ, मैं ये बात मैं जरूर कहूँगा कि वो पानी का उस प्रकार से समुचित प्रबंधन करें अपने क्षेत्र में, जिसको अपन कहते हैं सिंचाई बारंबारता, रोटेशन, जो उनका जो रोटेशन जो आता है उस रोटेशन पे पानी की बर्बादी नहीं होना चाहिए। और जो किसान सतह से सिंचाई दे रहे हैं उनको कट ऑफ, मतलब बॉर्डर पद्धति यदि वो अपना रहे हैं या जो क्यारी पद्धति से पानी दे रहे हैं, तो जो टेलेंट में पानी जब पहुंचता है खेत के अंतिम सिरे पे पहुंचे उससे पहले ही जो है सिंचाई का स्रोत बंद कर देना चाहिए। इसे अपन कहते हैं 25 से 30% कट ऑफ अपनाना उचित रहता है। उससे ईंधन की बचत होती है और पानी की बचत होती है। पानी को सुरक्षित रखना और जो हमने पानी दिया है उसका समुचित उपयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि सिंचाई की विधियां सही क्या हैं, किस तरह हमारे किसान भाई सही विधि से सिंचाई करें? सही विधि से सिंचाई करने का ये है कि सतह विधि से, जैसा कि मैंने बताया, सतह विधि से वो फ्लड विधि से सिंचाई अवॉइड करें। फ्लड विधि से चूंकि क्या पानी की बर्बादी भी होती है, मृदा क्षरण भी होता है, मिट्टी का कटाव होता है, वो आंखों से दिखता नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन सिंचाई में, यदि आपका या जो इरिगेटर है, जो सिंचाई करने वाला किसान है, पानी के स्रोत पर यदि नियंत्रण नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पानी लीटर पर सेकंड में या क्यूसेक या क्यूमेक जो सिंचाई के मापन की जो इकाइयां हैं उसमें यदि आप बहुत ज़्यादा पानी का बहाव रख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आपकी परतदार क्षरण करेगा और जैसे दूध के ऊपर से मलाई हट जाती है उस तरीके से ये खेत में नुकसान पहुंचाएगा। तो पानी का फ्लो कम करना चाहिए, पानी को दौड़ने नहीं देना चाहिए। और जो है, या मैं तो ये कहूँगा कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर बौछार पद्धति सबसे बढ़िया सिंचाई है अनाज वाली फसलों में। और बागवानी फसलों में जो है ड्रिप पद्धति यानी जो टपक सिंचाई पद्धति है, उससे यदि हमारे किसान भाई सिंचाई करें तो आपकी 65 से 70% पानी की बचत होगी, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और मिट्टी हमेशा आपकी तर बनी रहेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया परी कि इस तरह से सिंचाई करना चाहिए, किस तरीके से हमें पानी का सही उपयोग करना चाहिए। हम बात करते हैं पानी की बचत की, आपने जिस तरह से बात करी है, सूचकांक क्या होते हैं, इसे किस तरह हमारे किसान भाई समझें? देखिए, सिंचाई की दक्षता या सिंचाई की जो इफिशिएंसी है, जैसे हमें कोई परीक्षा देना है तो हम चाहेंगे कि हमारे 100 में से 100 नंबर आए। बिल्कुल। तो यही बात है कि 90% अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जल वहन दक्षता, जल उपयोग दक्षता, जल भंडार दक्षता, जल वितरण दक्षता, इस प्रकार से, और अनंतिम रूप से फसल एवं जल उत्पादन दक्षता। तो ये हमारे कुछ ऐसे सूचकांक हैं। इन सूचकांक को बड़े मेहनत से हमारे वैज्ञानिकों ने इजाद किया है। तो इस बात का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर जो है पानी की बचत होती है। कमांड एरिया बढ़ा सकते हैं। जल वहन दक्षता में जैसे आजकल जो पाइप इरिगेशन हो रहा है, हमारे किसान भाई जो पाइप इरिगेशन जो पाइप लगा के सिंचाई कर रहे हैं, तो उससे जो बीच में जो जल की बर्बादी होती है वो बर्बादी रुकती है। उसके बाद जल उपयोग दक्षता में खेत की मेड़ तोड़कर, यानी जो पानी क्या होता है, यदि हम जो है कट ऑफ नहीं अपनाएंगे तो पानी खेत की मेड़ तोड़कर दूसरे पड़ोसी की खेत में जाएगा, पानी की बर्बादी होगी। तो जो रन ऑफ है, जो अपवाह है, उसे हमें जो है बचाना है। तो जल उपयोग दक्षता बढ़ेगी। इसके बाद जल भंडार दक्षता, जल भंडार दक्षता के लिए मिट्टी की जांच कराना जरूरी होता है। उसमें फील्ड कैपेसिटी और उसका बिल्डिंग पॉइंट होता है, ये फिजिकल पैरामीटर है, उसकी जांच करा के हमको पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइप की मिट्टी में कितना पानी संग्रहित किया जा सकता है। और उसके बाद हमें एक निश्चित तौर पर एक जो है लेवल तक पानी देना चाहिए, ताकि हमारा पानी का वितरण खेत में ऐसा ना हो कि कहीं हमने ज्यादा पानी दे दिया, कहीं कम पानी दे दी, ऐसा नहीं होना। डॉक्टर साहब, आपने मापन की बात करी है और सही मापन की और इकाई की बात करी है, तो सिंचाई जल मापन की सही इकाई क्या है, कैसे समझे हमारे किसान? सिंचाई जल मापन के का जो समय है वो निकालने के लिए किसान भाई बड़े आसानी से निकाल सकते हैं प्रक्षेत्र में कितनी सिंचाई देनी है। जैसे उदाहरण तौर पर एक सिंचाई में 8 से 9 सेंटीमीटर पानी लगता है और उसमें
खेत का रकबा क्या है उससे गुणा कर दें, बिल्कुल। और दोनों के गुणा में अपन भाग काय का लगाएंगे, भाग लगाएंगे जो सिंचाई जो पंप है या सिंचाई की जो नाली है उसका डिस्चार्ज क्या है, ठीक। डिस्चार्ज क्यूमेक में या मीटर क्यू पर सेकंड में। जी जी। तो मीटर क्यू से मीटर क्यू कैंसिल हो जाएंगे, सेकंड को अपन जो चेंज कर लेंगे आवर में, ठीक, तो उतने घंटे में पानी बिल्कुल, हम बिल्कुल। दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही जानकारी दी और बहुत अच्छी तरीके से आपने विस्तृत तरीके से बताया हमारे किसान भाइयों को कि जल के प्रबंधन किस तरीके से किया जाए और सिंचाई की विधियां क्या हैं। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, चलते चलते आप देखिए हमारी ये लघु फिल्म और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है।
आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने 5 क्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में
1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती है। કોવિડ જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी।